वेलकम बैक। मैं हूं डॉक्टर मानिक मित्तल, सीनियर आई सर्जन, न्यू विजन आई सेंटर, पश्चिम विहार। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो कि पूरे वर्ल्ड ओवर करोड़ों लोगों को अफेक्ट करती है और स्पेशली इंडिया इस बीमारी की कैपिटल मानी जाती है। इसका नाम है डायबिटीज़ और मैं बात करूंगा डायबिटीज़ से होने वाले आंखों में नुकसान यानी डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो आइए जानते हैं ये बीमारी को डिस्कस करना इतना ज़रूरी क्यों है। जैसा कि स्टैटिस्टिक्स में देखा गया है, इंडिया की 11% पॉपुलेशन यानी करीब 13 से 14 करोड़ लोग डायबिटीज़ के मरीज़ हैं और उनमें से फर्दर 30 से 40% लोग यानी लगभग 4 करोड़ लोग डायबिटिक रेटिनोपैथी का शिकार है। तो इसीलिए ये बीमारी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसमें जो नुकसान होता है धीरे धीरे वो आपकी विजन को परमानेंटली नुकसान कर सकता है। तो आइए अब जानते हैं इस बीमारी में होता क्या है। तो डायबिटीज़ जैसा कि आप जानते हैं शरीर को पूरी तरह नुकसान करेगा, लेकिन स्पेसिफिकली 3 पार्ट्स हैं जो जल्दी अफेक्ट होते हैं। वो है आपकी आइज़ यानी डायबिटिक रेटिनोपैथी, आपकी किडनी यानी डायबिटिक नेफ्रोपैथी और बॉडी की नर्व्स यानी कि डायबिटिक न्यूरोपैथी। नेक्स्ट चीज़ है ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़ यानी आपको कितने सालों से डायबिटीज़ है। तो आमतौर पर यह देखा गया है कि अगर आपको 20 साल से डायबिटीज़ है तो टाइप 1 डायबिटिक्स में 99% पेशेंट्स को आंखों में असर आ जाता है और टाइप 2 डायबिटीज़ में लगभग 60% लोगों को ये बीमारी स्टार्ट हो जाती है। शुगर के अलावा और भी कुछ बॉडी की बीमारियां हैं जो डायबिटिक रेटिनोपैथी बढ़ाने का रिस्क क्रिएट करती है। सबसे इंपॉर्टेंट है ब्लड प्रेशर, क्योंकि डायबिटिक रेटिनोपैथी में जैसे मैं आगे डिस्कस करूंगा आइज़ के अंदर ब्लड फ्लो अफेक्ट होता है और बीपी की वजह से वो ब्लड फ्लो और फर्दर ख़राब होता है। सेकेंड चीज़ है कोलेस्ट्रॉल। सिमिलरली कोलेस्ट्रॉल भी जैसे जैसे ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट होगा वो ब्लड फ्लो को अफेक्ट करेगा। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली कोलेस्ट्रॉल के रेटिना में भी डिपॉजिट्स होते हैं जो कि एक बहुत कॉमन कारण है विजन खराब होने का। नेक्स्ट चीज़ है ओबेसिटी यानी मोटापा। तो जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, जिनका वेट ज़्यादा है, उनमें डायबिटीज़ का कंट्रोल बहुत पुअर रहता है और अगेन ये बीमारी बढ़ने का रिस्क काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। उसके अलावा अदर प्रॉब्लम्स हैं प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में भी अक्सर डायबिटीज़ फर्स्ट टाइम डिटेक्ट हो जाता है या जिनको ऑलरेडी डायबिटीज़ होता है उनका डायबिटीज़ कंट्रोल भी काफ़ी हद तक ख़राब हो जाता है। एंड नेक्स्ट चीज़ है स्मोकिंग। स्मोकिंग जैसा कि आप सब जानते हैं एक अगेन बहुत ही वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम है और स्मोकिंग और डायबिटीज़ का 1 और 1 11 वाला हिसाब है, क्योंकि जिनको डायबिटीज़ है स्मोकिंग से बहुत रैपिडली आपकी ब्लड वेसल्स ब्लॉक होती हैं और बीमारी काफ़ी जल्दी एडवांस स्टेजेस की तरफ बढ़ जाती है। एंड एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेफ्रोपैथी यानी किडनी डिजीज़, कि जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ की वजह से किडनी में प्रॉब्लम आ चुकी है, काफ़ी सारे पेशेंट्स को साइड बाय साइड आइज़ में भी प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। तो अगर आपके ब्लड टेस्ट में यूरिया, क्रिएटिनिन या यूरिन टेस्ट कोई भी प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपनी आइज़ का भी एक रेगुलर चेकअप ज़रूर कराएं। अब हम बात करेंगे डायबिटीज़ से एक्चुअली आइज़ में नुकसान कैसे होता है और क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डायबिटिक रेटिनोपैथी की 3 स्टेजेस दिखाऊंगा और तीनों में साइड बाय साइड क्या क्या बदलाव आ रहे हैं वो भी गाइड करता जाऊंगा। तो जैसा कि आप आँख के इस मॉडल में देख सकते हैं, आँख का जो पीछे का स्ट्रक्चर है इसे फंडस यानी रेटिना के नाम से जाना जाता है और डायबिटीज़ का इफेक्ट इसी रेटिना की ब्लड वेसल्स पे आता है। तो फर्स्ट स्टेज जो है उसे कहते हैं नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी शॉर्ट फॉर्म में NPDR। तो इसमें जो चेंजेस आते हैं प्राइमरीली उनको बोलते हैं लीकेज। लीकेज में आपकी ब्लड वेसल्स की जो वॉल्स हैं वो ख़राब होने लगती हैं, उनसे पानी का लीकेज स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे रेटिना में सेंटर पार्ट में स्वेलिंग आती है जिसे कहते हैं डायबिटिक मैकुलर एडिमा। तो ये एक बहुत कॉमन कारण है डायबिटिक पेशेंट्स में विजन खराब होने का। उसके अलावा जो सेकंड चेंज है वो है कोलेस्ट्रॉल का लीकेज। तो कोलेस्ट्रॉल जगह जगह रेटिना में डिपॉजिट हो जाता है और वो भी एक कॉमन कारण है नज़र की क्वालिटी अफेक्ट होने का। और कोलेस्ट्रॉल जो लीक होगा वो परमानेंटली डिपॉजिट होता है, वो नहीं हटता। थर्ड बदलाव है ब्लड का लीकेज, यानी रेटिना के सरफेस पे छोटे 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 ब्लड के स्पॉट्स अपीयर हो जाते हैं, लेकिन ये रिवर्सिबल चेंजेस हैं। ब्लड स्पॉट्स और लीकेज विद टाइम कंट्रोल में आ सकते हैं अगर आप अच्छा शुगर कंट्रोल मेंटेन कर लें। सेकेंड स्टेज जो आती है उसे कहते हैं प्री प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, यानी कि मिडल स्टेज।
जिसमें थोड़ी थोड़ी अब ब्लॉकेजेस होनी स्टार्ट हो जाती हैं, और ब्लॉकेज एक परमानेंट बदलाव है। तो इसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि ब्लॉकेज का आईज़ में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे हार्ट में ब्लॉकेज आती है, उसको स्टेंट डाल के खोला जा सकता है, आईज़ की ब्लॉकेज के लिए आज तक कोई स्टेंट नहीं बना। तो इसीलिए अब जैसे जैसे ब्लॉकेज होगी वो एरियाज डेड होते जाएंगे, और डेड एरिया जो है उसकी वजह से एक केमिकल रिलीज होता है VEGF, VEGF बोलते हैं हम मेडिकल टर्म में। तो वो जो है बाकी जो नॉर्मल रेटिना है, जो एग्जिस्टिंग रेटिना है, उसको भी खराब करता है। तो ये बीमारी फिर इरिवर्सिबल डैमेज की तरफ बढ़ने लगती है। और तीसरी जो स्टेज आती है उसे बोलते हैं प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो प्रोलिफरेटिव का मतलब कि इसमें खून की नई नलियां डेवलप हो जाती हैं। इसको आप ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं जैसे मेन हाईवे पे अगर ट्रैफिक जैम लग जाता है तो ट्रैफिक को छोटी छोटी सड़कों से डाइवर्ट किया जाता है। वैसे ही जब आइज़ की मेन ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाएंगी तो बॉडी उसको कंपेंसेट करने के लिए छोटी छोटी नई ब्लड वेसल्स बना देता है, ताकि दोबारा से ब्लड सर्कुलेशन उस एरिया में आने लगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो एरिया ऑलरेडी डेड हो चुका है, तो वो ब्लड हमारे किसी काम का नहीं है। लेकिन ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये कमज़ोर होती हैं और इनसे ब्लीडिंग हो जाती है, तो बीमारी जो है फिर आगे लास्ट स्टेज की तरफ बढ़ जाती है। अब अगला सवाल जो मन में आता है कि हम डॉक्टर के पास कब जाएं, अपनी आइज़ का चेकअप कितने कितने इंटरवल पे करवाएं। तो इसका जो मेन प्रोटोकॉल है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ का कोई इफेक्ट नहीं है और डायबिटीज़ बहुत ही अच्छे कंट्रोल में रहती है, उनको अपना एनुअल चेकअप यानी 12 महीने में एक बार ज़रूर चेक करवाना चाहिए। जिन लोगों का ऑलरेडी डायबिटीज़ का इफेक्ट आने लगा है आइज़ में, यानी जो मैंने बताया था NPDR वाली फर्स्ट स्टेज है, उनको हर 6 महीने में अपनी आइज़ चेक करानी चाहिए। और जिन लोगों को उससे और एडवांस स्टेजेस की तरफ बीमारी जा चुकी है, उनको हर 3 महीने में अपनी आइज़ का चेकअप कराना ज़रूरी है। आइए अब बात करेंगे इस बीमारी के सिम्टम्स यानी लक्षणों के बारे में। तो बेसिकली फर्स्ट स्टेज बिल्कुल साइलेंट होती है एंड मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को कोई एहसास नहीं होता कि उनकी आइज़ में प्रॉब्लम डेवलप हो रही है। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, जैसा मैंने डिस्क्राइब किया था कि लीकेज और सूजन होती है रेटिना में, उससे आपका विजन में असर आता है और एक धुंधलापन आप फील करने लगते हैं अपने डे टू डे वर्किंग में। और जैसे जैसे बीमारी एडवांस होती है और ब्लॉकेज एंड ब्लीडिंग की टेंडेंसी बढ़ती है, उससे आपकी विजन में सडन डिक्रीज भी आ सकता है ब्लीडिंग से, और आँख के आगे काले काले फ्लोटर्स भी अपीयर हो सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक यानी कि टेस्टिंग के बारे में, कि अब जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो इस बीमारी में क्या क्या टेस्ट किए जाते हैं। तो सबसे पहले कंप्लीट आई एग्जामिनेशन दवाई डाल के किया जाएगा, आपके रेटिना का चेकअप होता है और उसके बाद इसकी इमेजिंग करी जाती है। इमेजिंग में हमारे पास 3 टेस्ट अवेलेबल हैं। पहला टेस्ट होता है फंडस फोटो, यानी कि आपकी रेटिना की एक कलर फोटोग्राफ ली जाती है जिसमें ये सारे चेंजेस, ब्लीडिंग पॉइंट्स, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट, ये सब सामने दिखते हैं, ताकि उसे हम समय के साथ कंपेयर कर सकें कि आपकी बीमारी स्टेबल है या बढ़ रही है। सेकंड टेस्ट होता है OCT यानी ऑकुलर CT स्कैन, यानी कि आंखों का CT स्कैन, जिसमें रेटिना का यही बीच वाला पार्ट काफ़ी एनलार्ज होकर दिख जाता है और इसमें स्वेलिंग का हमें पता चल जाता है। तो अगर स्वेलिंग आपके रेटिना में है उसके अकॉर्डिंग फिर ट्रीटमेंट किया जाएगा। एंड थर्ड टेस्ट होता है एंजियोग्राफी यानी FFA। तो एंजियोग्राफी टेस्ट में एक रंगीन इंजेक्शन आपके हाथ पे लगाया जाता है और उसकी आंख में जहाँ जहाँ पे लीकेज होती है उसकी फ़ोटोग्राफ्स ली जाती हैं। तो एंजियोग्राफी से जो एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स हैं, जो प्रोलिफरेटिव स्टेज है, उसका पता लगता है एंड अकॉर्डिंगली फिर ट्रीटमेंट किया जाएगा। अब इस वीडियो के लास्ट सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे इस बीमारी की प्रिवेंशन यानी रोकथाम के बारे में और इस बीमारी के ट्रीटमेंट के बारे में। तो प्रिवेंशन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी अपना शुगर का बहुत अच्छा कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, BP कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और साइड बाय साइड कोलेस्ट्रॉल का भी कंट्रोल होना चाहिए। सेकंड चीज़ है एक्सरसाइज। जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा बना रहता है, जिससे आइज़ में ये बदलाव थोड़ा स्लो डाउन हो जाएंगे। तीसरी चीज़ है प्रॉपर स्लीप और स्ट्रेस लेवल मैनेजमेंट। अगर आपकी नींद पूरी नहीं रहती, आप तनाव में रहते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, उन चीज़ों से भी आपका शुगर कंट्रोल ख़राब होता है और ये बीमारी बढ़ने का रिस्क बढ़ता है। तो प्लीज़ इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। एंड लास्ट चीज़ है स्मोकिंग,
क्योंकि स्मोकिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे बीमारी के बढ़ने के चांसेस कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जितनी जल्दी आप स्मोकिंग को कंट्रोल कर लेंगे उतना बेटर है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे दैट इज़ ट्रीटमेंट पार्ट। तो ट्रीटमेंट में 3 तरह के ट्रीटमेंट हमारे पास होते हैं। सबसे पहला है मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट में अक्सर ब्रोमफेनेक या नेपाफेनेक नाम की दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं जो रेटिना की सूजन में हेल्प करती हैं। लेकिन दवाइयों का इफ़ेक्ट थोड़ा लिमिटेड है क्योंकि आँख के बिल्कुल पीछे तक उनकी पेनिट्रेशन थोड़ी सीमित रहती है। दूसरा, इसमें कुछ स्पेशल दवाइयाँ भी दी जाती हैं जिन्हें एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं। टैबलेट्स का भी एक लिमिटेड रोल है, लेकिन वो ब्लड वेसल्स की रिपेयर में मदद करती हैं और ये बीमारी को बढ़ने की स्पीड को कम कर देती है। जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास है उसे कहते हैं लेज़र। लेज़र भी अगेन 2 टाइप के आते हैं। जो पहला लेज़र है उसे कहते हैं फोकल लेज़र, जो बीमारी की अर्ली स्टेजेस में किया जाता है जब रेटिना में लीकेज होती है। तो जहाँ जहाँ पे लीकेज पॉइंट आइडेंटिफाई होते हैं उनको लेज़र से सील कर दिया जाता है ताकि पानी का लीकेज स्टॉप हो जाए। और जो सेकेंड टाइप ऑफ लेज़र है उसे कहते हैं PRP लेज़र, यानी कि जब बीमारी एडवांस स्टेज में ब्लॉकेजेस की तरफ चली जाती है तो जहाँ जहाँ पे ब्लॉक होने से डेड एरियाज डेवलप हो गए हैं उन सब को हम लेज़र से बर्न कर देते हैं ताकि उनकी वजह से नॉर्मल एरिया पे नुकसान ना आए। तो लेज़र जो है रेटिना की ऑक्सीजन की डिमांड कम कर देता है क्योंकि सप्लाई भी ऑलरेडी कम है, तो उसका बैलेंस वो बेटर करता है और बीमारी आपकी स्टेबलाइज हो जाती है। आप ये ज़रूर समझ लीजिए कि लेज़र से विजन इम्प्रूव नहीं होता, वो सिर्फ बीमारी को फर्दर गिरने से रोक रहा है। अगला ट्रीटमेंट ऑप्शन है रेटिना के इंजेक्शंस। ये इंजेक्शंस 2 तरह से काम करते हैं। रेटिना के अंदर लीकेज भी कम करते हैं और रेटिना के अंदर ब्लीडिंग टेंडेंसी भी कम करते हैं। एंड इन इंजेक्शंस के बाद विजन में भी सुधार आता है। तो इसी कारण से इन इंजेक्शंस को हम ज़रूरत पड़ने पे रिपीट भी करते हैं। जो लास्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो है सर्जरी। तो रेटिना सर्जरी हम करते हैं एडवांस स्टेजेस में, जब आँख के अंदर ब्लीडिंग हो चुकी हो या उसका रेटिना अपनी जगह से हिल रहा हो, जिसे रेटिना डिटैचमेंट बोलते हैं। तो बेसिकली सर्जरी में आँख के अंदर इंस्ट्रूमेंट से एंटर करके हम सारे ब्लड को क्लियर करते हैं और जो जो डेड एरियाज हमें आइडेंटिफाई होते हैं उन सब जगहों पे लेज़र कर दिया जाता है। सर्जरी काफ़ी डेलिकेट और कॉम्प्लिकेटेड मामला है, इसीलिए हम अपने सारे पेशेंट्स को यही सजेशन देते हैं कि प्लीज़ अपना बीमारी को कंट्रोल करें और इसमें लापरवाही ना करें, ऑपरेशन वाली स्टेज तक इसको आने ना दें। इसमें मैं एक लास्ट चीज़ और समझाना चाहूँगा कि रेटिना एक बहुत डेलिकेट स्ट्रक्चर है और इसमें अगर एक बार नज़र चली गई तो ये परमानेंट है। कई पेशेंट्स मैंने देखा है कि इस धोखे में रहते हैं कि क्या हो गया हमारी, तो फिर आई डोनेशन करवा लेंगे, आँख बदल देंगे। बट वो गलत है क्योंकि आई डोनेशन में सिर्फ बाहर का ये लेयर कॉर्निया चेंज होता है, रेटिना की आज तक कोई रिप्लेसमेंट नहीं बनी। सो प्लीज़ बी केयरफुल, बी अवेयर। एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे आगे शेयर करें और हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।